रशिया से डरे हुए हैं दुनिया के बाकी देश। ऐसा क्या हो गया कि सुपर पावर अमेरिका को बंद कर देनी पड़ी अपनी ही एम्बेसी? क्यों ईरान ने न्यूक्लियर पावर बनने से पीछे खींच लिए अपने कदम? ऐसा क्या हो गया कि चाइना को मिलाना पड़ गया सऊदी से हाथ? इजराइल को घेरने का रशिया का क्या है प्लान? ऐसा क्या करने वाला है रशिया कि वो इजराइल को कर देगा खत्म? अपने ही दोस्त के सामने कैसे मस्क की इज्जत मिल गई मिट्टी में? ट्रंप के सामने क्या हुआ मस्क का? नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज़ 15। मैं हूं शुभांगी और इन सारे चीजों पर चर्चा आज हम दुनिया के हालचाल में करेंगे। दुनिया के हालचाल में आज हम रशिया सीरिया के बारे में बात करेंगे, तो वही चाइना की सऊदी के साथ बढ़ती नजदीकियों के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए नजर डालते हैं इन खबरों के ऊपर और सुनते हैं ये खबरें विस्तार से। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति के एक फैसले के बाद दुनिया भर में परमाणु युद्ध की अटकलें तेज हो गई है। यही नहीं, इस एक फैसले ने ये बात तक सामने ला दी है कि अगर यूक्रेन को जो छूट बाइडेन ने दी है उस पर अगर यूक्रेन अमल करता है तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और ये युद्ध सीधे परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा। ऐसा होने की वजह यह है कि बाइडेन के फैसले के बाद रशिया ने एक ऐसी वार्निंग दी है कि जिसके बाद से अमेरिका में खौफ आ गया है। इसी के चलते अब अमेरिका यूक्रेन में अपने दूतावास को भी बंद करवा रहा है। ये बंद अस्थायी तौर पर ही होगा। अमेरिका ने इस बंद की वजह ये बताई है कि कीव में संभावित हवाई हमले के खतरे के चलते ये फैसला लिया गया है। दूतावास ने बयान जारी कर कीव में अपने स्टाफ को कामकाज बंद करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को भी संभावित हवाई हमले के मद्देनजर अलर्ट रहने और जरूरी एहतियात बरतने को कहा गया है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बाइडेन ने यूक्रेन को एक छूट दी थी कि वो अमेरिका द्वारा दिए गए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल रशिया के साथ युद्ध में कर सकता है, जिसके बाद मंगलवार को रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी थी कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का जवाब न्यूक्लियर अटैक से देंगे। और अब जब कथित तौर पर यूक्रेन ने इस मिसाइल का इस्तेमाल कर लिया है तो जल्द यूक्रेन में अमेरिका के एम्बेसी पर ताला पड़ने जा रहा है। जानकारों का कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बैलिस्टिक मिसाइल हमला करके लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है। यही वजह है कि यूरोपीय देश अब न्यूक्लियर वॉर के खतरे से अलर्ट होने लगे हैं। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क में लोग खाना और बाकी जरूरी चीजें जुटाने लगे हैं। वहीं रशिया में एन रेजिस्टेंट मोबाइल बंकर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। सारे नेटो संघ के देश इस वक्त डरे हुए हैं। अमेरिका ने अस्थायी तौर पर अपना दूतावास बंद कर दिया है। वो अपने लोगों को यूक्रेन से निकलने को कह रहा है। पर यह शुरू कहां से हुआ? ये शुरू यहां से हुआ कि जब यूक्रेन को अमेरिका से ATACMS मिसाइलें मिली, पर यूक्रेन के पास उन्हें इस्तेमाल करने का परमिशन नहीं था। फिर उसने अमेरिका से उसकी परमिशन मांगी। बाइडेन ने हाल ही में जेलेंस्की को इसकी परमिशन दी और जब पुतिन को ये बात पता चली तो उसने यूक्रेन, अमेरिका समेत नेटो देशों को न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी दे डाली। पर यूक्रेन को लगा कि ये सब बस एक कोरी धमकी है और उसने रशिया के अंदर टारगेट करने वाली लंबी दूरी की 6 अमेरिकी मिसाइलें दाग दी। इस बात से अब रशिया बौखला गया है। कुछ देशों का मानना है कि तीसरे विश्व युद्ध का वक्त अब बहुत दूर नहीं है। जानकारों का कहना है कि रशिया की नई परमाणु नीति से तीसरा विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इसीलिए अब कई नेटो देश अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। अब चलते हैं ईरान की तरफ। न्यूक्लियर शक्ति बनने की जिद में बैठा ईरान अब धीरे धीरे झुकने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ यूरोपीय देश अब एक निंदा प्रस्ताव लाने जा रहे हैं और इस निंदा प्रस्ताव से बचने के लिए ईरान अब अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार पर सीमा लगाने को और अतिरिक्त IAEA निरीक्षकों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका है। असल में बुधवार को IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक बैठक होनी है जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ईरान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करेंगे। और अब इससे बचने के लिए ईरान ने हथियार स्तर के न्यूक्लियर भंडारण को सीमित करने का वादा किया है, पर इस पर भी ईरान ने एक शर्त रखी है। ईरान की शर्त यह है कि बैठक में ईरान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ना लाया जाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अध्यक्ष के ईरान दौरे के बाद IAEA ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि तेहरान ने करीब 185 किलोग्राम न्यूक्लियर भंडारण सीमित करने की तैयारी कर ली है। साथ ही वो 4 अतिरिक्त IAEA निरीक्षकों की नियुक्ति को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया है। पर यह सब वो तब करेगा जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में तेहरान के खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव पारित ना किया जाए।
हालांकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को भेजी गई रिपोर्ट के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि एक डिप्लोमेट ने रॉयटर्स से कहा है, ईरान के इस कथित प्रस्ताव के बावजूद पश्चिमी देशों ने ईरान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक सूत्र के हवाले से फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, जिसे E3 देश भी कहा जाता है, उसने इस कदम की पुष्टि की है। जबकि इससे पहले हुए वेटिंग पैटर्न दिखाते हैं कि ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों की ओर से लाए गए प्रस्ताव आसानी से पास हो जाते हैं। एक सफल प्रस्ताव इन तीनों पश्चिमी देशों के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकती है, जिसे वो 2015 के बहुपक्षीय न्यूक्लियर डील से पहले ईरान पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को बहाल करने के लिए स्नैपबैक मैकेनिज्म को दोबारा शुरू कर सके। वहीं अमेरिका E3 का इसमें साथ देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ईरान इंटरनेशनल से बातचीत में कहा है कि वो ईरान को जिम्मेदार ठहराने के प्रयासों का मजबूती से समर्थन करेगा। अमेरिका ने ईरान से अपील की है कि वो IAEA के साथ सहयोग करे। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब ईरान ने सहयोग और विरोध दोनों के लिए तैयार रहने की बात कही है। पर जहां ईरान ने एक और IAEA की 2 शर्तों को मानने का प्रस्ताव दिया है, तो साथ ही उसने कुछ दिनों पहले चेतावनी भी दी है कि अगर पश्चिमी देश एक बार फिर उसके खिलाफ कदम उठाते हैं तो वो इसके अनुसार अपनी नीतियों को तय करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने रविवार को कहा कि अगर ईरान के खिलाफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो निश्चित तौर पर तेहरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में उन नए बदलाव को शामिल करेगा जो यकीनन पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आएंगे। अब चलते हैं सऊदी और ईरान के रिश्ते के बीच बढ़ते चाइना के दबदबे के ऊपर। अब हम इस विषय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सऊदी और ईरान के बीच खाई पाटने का काम आजकल चाइना कर रही है और मध्य पूर्व के इन 2 शक्तियों के बीच अब दूरी कम होती दिख रही है। पहले हमें ये देखने को मिलता था कि मध्य पूर्व को अपने हाथों पे या तो अमेरिका नचा रहा है या रशिया, पर अब तो चाइना भी इनका दोस्त बनता जा रहा है। एक सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि बीजिंग एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सऊदी, चीन, ईरानी संयुक्त त्रिपक्षीय समिति की दूसरी बैठक मंगलवार को रियाद में हुई। ये बैठक सऊदी के उप विदेश मंत्री वालिद बिन अब्दुल करीम अल खरेजी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें चाइना के उप विदेश मंत्री डोंग ली और ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवाची भी मौजूद थे। इस बैठक के बारे में आगे की जानकारी देने से पहले आपको जरा बीजिंग एग्रीमेंट के बारे में बता देते हैं। असल में मार्च 2023 में चाइना की मध्यस्थता में सऊदी और ईरान ने 2016 में खत्म हुए अपने राजनयिक रिश्तों को बहाल किया था। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों ने आपसी कारोबार, साझेदारी और सहयोग आदि पर काम करने में सकारात्मकता व्यक्त की थी। अब दोनों देश फिर से इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से लागू करने के लिए रियाद में चाइना के साथ बैठक कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट को अपनाने के अलावा सऊदी और ईरान ने यह भी तय किया कि वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, इस्लामिक सहयोग संगठन के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करके पड़ोसी संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी निभाएंगे। इस बैठक में संप्रभुता, स्वतंत्रता और सुरक्षा के सम्मान पर जोर दिया गया। इस बैठक के दौरान वाणिज्य दूतावास सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी जोर दिया गया, जिसमें 87,000 से ज्यादा ईरानी तीर्थयात्री हज करने आएंगे और 52,000 से ज्यादा ईरानी लोगों ने 2024 में उम्रा किया। इसके अलावा ईरान और सऊदी ने टैक्स फ्री ट्रेड के लिए तत्परता व्यक्त की और चीन के साथ मिलकर आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का विस्तार करने की उम्मीद जताई। इसके अलावा इस दौरान चाइना की भी दोनों देशों ने जमकर तारीफ की। सऊदी और ईरान पहले से ही चाइना की तारीफें करते हैं, पर इस बार उसने बीजिंग समझौते में उसके प्रयास को अहम बताया। चाइना ने भी दोनों देशों के रिश्ते सुधारने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस बैठक के दौरान इजराइल की भी खूब चर्चा हुई। दोनों देशों ने फिलिस्तीनियों के ऊपर हो रहे इजरायली हमले की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसे तुरंत रुकवाने की अपील की। इसके अलावा इजरायली सेना के लेबनान में घुसने और ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन में भी निंदा की गई। अब हम आते हैं अपने अगले खबर पर और बात करते हैं मध्य पूर्व में बढ़ रहे रशिया के दबदबे के बारे में। मध्य पूर्व युद्ध में रशिया ने डायरेक्ट एंट्री मारी है। रशिया अब सीरिया का दोस्त बनके एक ऐसी जगह अपने सैनिक तैनात कर रहा है जिसे काफी संवेदनशील जगह मानी जाती है। इजराइल को दबोचने के लिए रशिया ने एक ऐसे अभेद चक्रव्यूह की रचना इस जगह पर कर दी है कि अगर इजराइल का एक भी बम अगर इस जगह पर गिरता है तो मध्य पूर्व युद्ध में रशिया सक्रिय रूप से शामिल हो जाएगा। ये जगह असल में इजरायली सीमा है जो कि सीरिया के इलाके में आती है और यहाँ रशिया ने अपने सैन्य बेस बनाए हैं। ये सैन्य बेस ऐसे इलाके में है जो प्रॉक्सी संगठनों का सबसे बड़ा टारगेट है। दावा किया जा रहा है कि सैन्य बेस के बहाने रशिया इस इलाके में प्रॉक्सी संगठनों को हथियार के साथ संरक्षण भी देगा।
रशिया इस बहाने ये चाहता है कि ऑपरेशन के दौरान रूसी सैनिक हमले की चपेट में आए, जिससे पुतिन को पलटवार करने का एक मौका मिल जाए। अगर अब इस इलाके की बात करें तो ये दुनिया का एक बेहद संवेदनशील और विवादित इलाका है और इसे गोलन हाइट्स कहते हैं। यहाँ एक तरफ इजरायली सेना तैनात है तो दूसरी तरफ सीरिया के प्रॉक्सी संगठनों के कई ठिकाने हैं। सीरिया कई दिनों से इस गोलन हाइट्स को वापस लेना चाहता है, लेकिन इजरायल इस इलाके में अपने 30 से अधिक बस्तियां बसा चुका है और अब पिछले महीने से प्रॉक्सी संगठनों की मदद की आड़ में रशिया ने यहाँ अपनी तैनाती बढ़ा दी है। गोलन हाइट्स के करीब रशिया की सेना ने जनवरी से ही चौकियां बनाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन अब रशिया के सैनिक यहाँ पूरे साजो सामान के साथ तैनात हो गए हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि गोलन हाइट्स के करीब रशिया के सैनिकों की मौजूदगी से प्रॉक्सी संगठनों को न सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि उन्हें इससे सुरक्षा भी मिल रही है। इजरायल पिछले दिनों सीरिया में कई बार एयर स्ट्राइक कर चुका है और अब अगर प्रॉक्सी संगठन के लड़ाके रूसी चौकियों के आसपास ठिकाना बनाते हैं तो इजरायल के लिए हमला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर बात गोलन हाइट्स के इतिहास की करें तो इस जगह पर साल 1967 से इजरायल का कब्जा है। 6 दिनों के युद्ध के बाद इजरायल ने इलाके पर कब्जा किया था और अब यहाँ पे 30 बस्तियां हैं जिसमें 25,000 यहूदी रहते हैं और इजरायल के कब्जे वाले इस हिस्से में अक्सर प्रॉक्सी संगठन हमला करते रहते हैं। हिजबुल्लाह भी इस इलाके में कई बार हमले कर चुका है। माना जा रहा है कि रशिया अब अपनी सेना के नाम पर इस इलाके में आसानी से हथियार लाएगा और वहीं हथियार प्रॉक्सी संगठनों तक पहुंचाए जा सकते हैं। रूसी सैनिक का बेस प्रॉक्सी संगठन के बड़े नेताओं के छिपने के लिए भी एक सेफ जोन साबित हो रहा है। हमारे अगले खबर के लिए हम रुक करते हैं ट्रंप और मस्क की दोस्ती की तरफ। ये मौका था मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप की टेस्टिंग कराने का और इस दौरान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ मौजूद थे, पर दुनिया का ये ताकतवर स्पेसशिप ट्रंप के सामने ही फेल हो गया। दरअसल मंगलवार को स्पेसएक्स ने अपना ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का छठा टेस्ट किया और उसके अद्भुत टावर कैच को देखने के लिए ट्रंप और मस्क एक साथ वहां पे थे, पर लॉन्च टावर के जरिए इसके बूस्टर को कैच करने का सीधा नजारा देखने से ट्रंप वंचित रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि बूस्टर कैच करने के लिए तकनीकी पैरामीटर ठीक नहीं होने के कारण स्पेसएक्स ने इसे पानी में ही लैंड कराने का फैसला किया, जिसके बाद सुपर हेवी बूस्टर को मैक्सिको की खाड़ी में लैंड कराया गया। पर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल भी नहीं हुआ। भले ही स्टारशिप का बूस्टर कैच नहीं हो पाया, लेकिन इसके इंजन को अंतरिक्ष में फिर से चालू करने में सफलता मिली। अब इस क्षमता का इस्तेमाल डी ऑर्बिट बर्न के दौरान किया जा सकेगा। स्टारशिप को भारतीय समय अनुसार 20 नवंबर की सुबह करीब 3:30 पर छठे फ्लाइट टेस्ट के लिए लॉन्च किया गया। तकनीकी पैरामीटर ठीक न होने के कारण स्टारशिप के साथ साथ सुपर हेवी बूस्टर की भी पानी में लैंडिंग कराई गई। पर आपको बता दें कि इससे पहले जब पिछले महीने स्पेसएक्स ने स्टारशिप का 5वां परीक्षण किया था, तब इसने बड़े आसानी से ये काम कर लिया था। 13 अक्टूबर को स्टारशिप का 5वां फ्लाइट टेस्ट किया गया था। तब पृथ्वी से 96 किलोमीटर दूर भेजे गए सुपर हेवी बूस्टर को वापस धरती पर लाकर लॉन्च टावर पर बने मैग्जिला के जरिए कैच किया गया था और ये पहला मौका था जब किसी रॉकेट को स्पेस में भेजकर वापस धरती पर लाया गया और उसकी कंट्रोल लैंडिंग कराई गई। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।